हेलो दोस्तों, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि राउल्ट का नियम क्या होता है और राउल्ट के नियम की क्या क्या सीमाएं होनी चाहिए और राउल्ट के नियम का गणितीय रूप से जो निरूपण होता है उसको मैंने आपको बता दिया था कि कैसे P1 और P2 निकालेंगे, कैसे P कुल निकालेंगे, इसके बाद उसका क्या ग्राफ होना चाहिए मैंने वो भी बताया था। लिमिटेशन के बारे में भी मैंने बता दिया था कि क्या क्या सीमाएँ हैं। तो इसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होता है। हम आपको पिछले वीडियो में ये बताए थे कि राउल्ट का नियम क्या होता है। मैंने उसमें बताया था कि यदि किसी द्रव में दो अवयव हैं या दो से अधिक अवयव है तो प्रत्येक अवयव के ऊपर लगने वाला आंशिक दाब उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है। ये मैंने बताया था आपको राउल्ट के नियम में। तो अब हमें पढ़ना है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन हम ऐसे विलयनों को कहते हैं जो सभी सांद्रताओं पर, सांद्रता चाहे जो भी हो, उसी सांद्रता पर वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? राउल्ट के नियम में मैंने बताया कि किसी भी विलयन में दो अवयव है तो दोनों अवयव के ऊपर लगने वाला आंशिक दाब उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती है। तो ऐसे सभी विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं का मतलब है कि अवयव के ऊपर लगने वाला आंशिक दाब मूल फ्रिक्शन के समानुपाती अगर होता है, यानी कि राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? आदर्श विलयन बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ लिखूँगा कि ऐसे विलयन, ठीक है, आप हमारे साथ परिभाषा लिखेंगे। ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन कहते हैं। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से विलयन हैं जो आदर्श विलयन बना सकते हैं, यानी ऐसे कौन से विलयन हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप एक हेडिंग देंगे कि दो द्रव निम्न परिस्थिति में आदर्श विलयन बनाते हैं। आदर्श विलयन बनाते हैं। वो परिस्थिति क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि दो द्रवों के पास ऐसे मैं क्या क्या कंडीशन दे दूं, ऐसी क्या परिस्थितियां दे दूं कि वे आदर्श विलयन बना लें। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि जो दोनों द्रव होंगे, ठीक है, उन दोनों अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि जब दोनों अणुओं के बीच आकर्षण बल समान हो, आकर्षण बल समान हो तब क्या बनेगा? आदर्श विलयन बनेगा। अच्छा, राउल्ट के नियम में मैंने आपको यही बताया था कि यदि दो टाइप का द्रव में दो अवयव है तो दोनों अवयव के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब लगेगा, वो दाब क्या होगा? अगर मैं इसे P1 P2 लूँ तो ये P1 क्या होगा? उसके मूल अंश के समानुपाती होगा।
ये बताया था मैंने। तो मैं ये कह रहा कि दोनों द्रव के बीच आकर्षण क्या होना चाहिए, बल समान होना चाहिए। तो अगर मैं कहा कि इसमें मैंने ये P1 और P2 लिया है, अगर मैं कहा कि ये मान लीजिए कि मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है, तो ए और बी के बीच का जो आकर्षण बल है वो समान होना चाहिए। मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए लगाएगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसे लगाना चाहिए, बी को भी लगाना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, इस कंडीशन में बनेगा क्या, आदर्श विलयन। इसके अलावा इन दोनों अणुओं की जो संरचना होती है वो भी समान होनी चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे कि दोनों अणुओं की संरचना समान हो, यानी दोनों के संरचना के बीच कोई आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा इन दोनों अणुओं का जो आकार है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि दोनों अणुओं का आकार समान हो, यानी कि किसी भी द्रव के पास या किसी भी अणु के पास ये तीन कैरेक्टर हैं तो वे क्या बनाएंगे, आदर्श विलयन। एनसीईआरटी ये तीन कैरेक्टर लिखती है, तो हम भी आपको यही तीन कैरेक्टर बताएंगे। पहला ये हुआ कि जब दोनों अणुओं के बीच आकर्षण बल यदि समान है तो वे क्या बनाएंगे, आदर्श विलयन। यदि दोनों अणुओं की संरचना भी समान होगा तो भी आदर्श विलयन बनाएंगे। यदि उनका आकार समान है तो भी वे क्या बनाएंगे, आदर्श विलयन बनाएंगे। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, अगर समझ में आ रही है तो अब हम बात करते हैं आदर्श विलयन की एग्जाम्पल की। आदर्श विलयन के क्या एग्जाम्पल होने चाहिए, अब हम लोग बात करने वाला है एग्जाम्पल का। तो आप लिखेंगे बेंजीन और टॉलुइन। समझ रहे हैं बात को? यानी कि बेंजीन जो होता है और प्लस टॉलुइन ये क्या बनाते हैं, आदर्श विलयन। यानी जब बेंजीन टॉलुइन से मिलता है तब बनता है क्या, आदर्श विलयन। इसके अलावा हेप्टेन, ठीक है, इसके अलावा हेप्टेन जो होता है, यदि ये हेप्टेन को अगर हम मिला दें किसके साथ, हेक्सेन के साथ, तब ये क्या बनाता है, आदर्श विलयन बनाता है। इसे हम मिला दें किसके साथ, हेक्सेन के साथ, तब ये क्या बनाता है, आदर्श विलयन। तीसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखती है एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड। तो हम भी लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड जब एथिल आयोडाइड से मिलता है, एथिल आयोडाइड, ठीक है, से जब मिलता है तब बनता है क्या, आदर्श विलयन बनता है। यानी कि जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे उस विलयन को हम बोलेंगे आदर्श विलयन। और आकर्षण बल दो अणुओं के बीच समान होना चाहिए, संरचना समान होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए, तब क्या बनेगा, आदर्श विलयन। बेंजीन जब टॉलुइन से मिलता है तब आदर्श विलयन बनता है। हेक्सेन जब हेप्टेन से मिलता है आदर्श विलयन बनता है। एथिल ब्रोमाइड जब एथिल आयोडाइड से मिलता है तब क्या बनता है, आदर्श विलयन बनता है। क्या यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई? तो चलिए अब हम आगे बात क्या करेंगे, आदर्श विलयनों के गुण। अगला हम बात करेंगे आदर्श विलयनों के गुण। आदर्श विलयनों के गुण, आदर्श विलयन के क्या क्या गुण हो सकते हैं, अब हम लोग इसकी बात करेंगे। सभी को यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम देखेंगे कि आदर्श विलयन के क्या क्या गुण है। सबसे पहले नंबर पर आप लिखेंगे कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। यानी जो आदर्श विलयन होते हैं वे क्या करेंगे, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम बोलता है
कि यदि दो अवयव है तो दोनों अवयव के ऊपर लगने वाला आंशिक दाब किसके समानुपाती होगा, मूल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप समझेंगे कि जो डेल्टा एच होता है किसका, डेल्टा एच जो होगा पूरे के पूरे मिश्रण का, समझ रहे हैं बात, जो डेल्टा एच होता है पूरे के पूरे मिश्रण का, ये बराबर होता है किसके, जीरो के। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये किसके बराबर होगा, जीरो के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, चलिए मैं लिखता हूँ, अर्थात जब दो अवयव मिलते हैं, अवयव मिलते हैं तब न तो ऊष्मा अवशोषित होती है, तब न तो ऊष्मा अवशोषित होती है और ना ही उत्सर्जित होती है, और ना ही उत्सर्जित होती है, और ना ही उत्सर्जित होती है। यहाँ तक जैसे अगर मैं ये कहा कि अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ एक रिएक्शन के थ्रू, तो जैसे चलिए अगर मैं ये कहा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाऊँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये अभिकारक x है और ये अभिकारक y है, इससे मान लीजिए क्या बन रहा है, x और y बन रहा है। तो अब मैं कहा कि अगर मैंने इसका जो एनर्जी था, जो हीट था उसका, वो कितना है, 5 जूल है थर्मल एनर्जी, उसमें ऊर्जा, और y की उसमें ऊर्जा भी मान लीजिए कितनी है, y की मान लीजिए 6 जूल है। तो जब x और y मिला तो 6 और 5 कितना होगा, 11 जूल होगा। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ 11 जूल क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, उसमें ऊर्जा प्रोडक्ट की 11 जूल होता है। तो डेल्टा एच मिश्रण का मतलब जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न तो यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित हुई, न तो यहाँ बाहर से ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित किया। अगर ये मान चेंज हो जाता तो ये वैल्यू क्या होती, जीरो नहीं होती। क्या यहाँ तक ये बात समझ में आई आपको, सोचिए जल्दी से समझ में आई कि नहीं। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ थर्ड पॉइंट समझाता हूँ। डेल्टा वी मिश्रण जो होता है, यानी जो मिश्रण होता है हमारे पास, उसका जो आयतन होता है ये भी क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, इस जीरो का मतलब क्या है, मैं लिखूंगा कि अर्थात जब अणु आपस में मिलते हैं, यानी जब दो अवयव मिलते हैं तब आयतन न तो घटता है और न ही बढ़ता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? आयतन न तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। समझिए इसको भी एक एग्जाम्पल से। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक अभिकारक है x और एक अभिकारक है y, इससे मैंने बना दिया क्या, x y, ठीक है। अभिकारक वाले फॉर्म में अगर मैं कहा कि इसका जो वॉल्यूम था वो था 5 लीटर और इसका था 10 लीटर, तो यहाँ कितना बनेगा, 15 लीटर बनेगा। प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, 15 लीटर। तो डेल्टा वी मिश्रण का मतलब जीरो है। यही है कि यहाँ पर 5 लीटर और यहाँ पर 10 लीटर, ओवरऑल इधर कितना है, 15 लीटर है और इधर भी कितना है, 15 लीटर। तो अभिक्रिया के बाद न तो आयतन घटा है और ना ही बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा वी मिश्रण जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? चलिए अब मैं फोर्थ पॉइंट आपको समझाता हूँ। फोर्थ पॉइंट, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ फोर्थ पॉइंट। 3 पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में लिख रहा
कि डेल्टा एस मिश्रण का जो होगा, जो डेल्टा एस मिश्रण का होगा ये 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, पांचवा पॉइंट समझिए। अच्छा समझिएगा ज़रा पांचवा पॉइंट। मैं कहा कि हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, इसमें मैंने 2 अवयव लिया है, इसमें मैंने 2 अवयव लिया है, अवयव ए और अवयव बी लिया है। ठीक है, तो सिर्फ एक तो होंगी नहीं, चूंकि मैंने अवयव ए और बी लिया है तो अवयव ए और अवयव बी के बहुत सारे अणु होंगे इसमें। तो ज़रा समझिए कंडीशन क्या क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ए और ए के बीच आकर्षण लगे, ए और ए के बीच क्या लगे, आकर्षण लगे। ठीक, ऐसा भी हो सकता है ए और बी के बीच लगे, ये भी पॉसिबल है बी और बी के बीच आकर्षण लगे। समझ रहे हैं बात। तो जितना आकर्षण ए और बी अणुओं के बीच लगेगा, जितना आकर्षण ए और बी अणुओं के बीच लगेगा उतना ही आकर्षण ए और ए के बीच लगेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि जितना आकर्षण ए और ए अणुओं के बीच लगेगा उतना ही आकर्षण ए और बी के अणुओं के बीच लगेगा, उतना ही आकर्षण बी और बी के अणुओं के बीच भी लगेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे कि अणु ए, ठीक है, ए का जो आकर्षण होगा, ठीक, ए आकर्षण का मतलब है आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए बी के आकर्षण के। क्या ये बात समझ में आ रही है। ए बी के आकर्षण के क्या होगा, ये बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बी के आकर्षण के। समझ रहे हैं बात को। इसके ये क्या होगा, बराबर होगा। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच है उतना ही ए और बी के बीच भी है, उतना ही बी और बी के भी बीच है। तो ये होता है क्या, आदर्श विलयन जो होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि आदर्श विलयन क्या होता है। तो आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे अनादर्श विलयन क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका एक। तो देखिए अब आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे अरेंज करता हूं और मुझे उम्मीद है पूरा कि आपको समझ में आया होगा कि आदर्श विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन कब बनते हैं, उनके क्या क्या कंडीशन होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैंने ये बताया कि जो आदर्श विलयन होते हैं इनके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कि अनादर्श विलयन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आदर्श विलयन की जगह मैं क्या लिख दूँगा, अनादर्श विलयन क्या होता है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अनादर्श विलयन क्या होता है। तो आदर्श विलयन का जस्ट अपोजिट होता है कौन, अनादर्श विलयन। क्या ये बात समझ में आ रही है, आदर्श विलयन का जस्ट अपोजिट होता है कौन, अनादर्श विलयन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं हम उसे बोलते हैं क्या, उसे हम बोलेंगे अनादर्श विलयन। ठीक है, इसके बाद आदर्श विलयन में हम लोगों ने बात किया था
कि आदर्श विलयन के क्या गुण होते हैं, तो ठीक वैसे ही हम अनादर्श विलयन में भी बात करेंगे कि अनादर्श विलयन के क्या क्या गुण हैं। तो हम लिखेंगे अनादर्श विलयनों के गुण। सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशंस ही आप नोट करेंगे। ठीक, पहला पॉइंट कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है। दूसरा, राउल्ट के नियमानुसार अवयव 1 पर जो लगने वाला आंशिक वाष्प दाब था वो मूल अंश के समानुपाती था। तो जब समानुपाती हम हटाते हैं तो हमें वहाँ पर क्या मिलता है, P1 नॉट कांस्टेंट मिलता है। इसका मतलब वो क्या था, वो था शुद्ध अवस्था में अवयव 1 का वाष्प दाब या समान ताप पर अवयव 1 का वाष्प दाब। तो ये बराबर किसके था, P1 नॉट x1 के। तो जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो ये बराबर नहीं होगा। इसी तरह अवयव 2 के लिए भी हम लिखेंगे कि P2 इज नॉट इक्वल टू P2 नॉट x2। समझ रहे हैं बात। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे कि जो डेल्टा H मिश्रण था, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे कि डेल्टा V मिश्रण जो था उसकी जो वैल्यू होगी 0 नहीं होगा। इसके बाद हमने क्या बात किया था, आदर्श विलयन में ए का जो आकर्षण होगा, पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे कि ए के बीच जो आकर्षण होगा, समझ रहे हैं बात को, वो आकर्षण बराबर था आदर्श विलयन में किसके, बी के। लेकिन इसमें क्या होगा, बराबर नहीं होगा बी आकर्षण के, इसमें कुछ भी बराबर नहीं होगा। समझ रहे हैं बात। इसके बाद ये अच्छा, आदर्श विलयन में बराबर था किसके, ए बी के, तो इसमें बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू ए बी आकर्षण। समझ रहे हैं बात। आदर्श विलयन में हमने पढ़ा था कि ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा बी के अट्रैक्शन के बराबर और ए बी के अट्रैक्शन के बराबर। लेकिन अनादर्श विलयन में ए के बीच का जो आकर्षण होगा वो बराबर नहीं होगा बी आकर्षण के, और वो बराबर नहीं होगा ए बी के आकर्षण के। यहाँ तक समझ रहे हैं बात को, जल्दी से बताइए यहाँ तक आप समझ रहे हैं क्या बात को। अब इसके बाद हम बात करेंगे अनादर्श विलयन के प्रकार। आप हेडिंग देंगे हमारे साथ, अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन के प्रकार। तो जो अनादर्श विलयन होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये, 2 प्रकार का होता है। पहला तो वो अनादर्श विलयन होता है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं। तो हम लिखेंगे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले, या फिर धनात्मक विचलन वाले विलयन। आप ये भी लिख सकते हैं कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन, या फिर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन वाले विलयन। दूसरा आप क्या लिखेंगे, दूसरा आप लिखेंगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक, यानी धनात्मक की जगह अब क्या आएगा,
ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। यानी अनादर्श विलयन दो टाइप का हो गया, एक ऐसा अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएगा, और एक ऐसा अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। अच्छा, जल्दी से यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद की बातें हम अभी करते हैं। हो गया, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ कि राउल्ट के नियम से जो धनात्मक विचलन दिखाते हैं वे विलयन कैसे होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, और इसके बाद हम ये बात करेंगे कि राउल्ट के नियम से जो ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं वो विलयन क्या होते हैं। समझ रहे हैं बात? तो आप हेडिंग देंगे कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन वाले विलयन। राउल्ट के नियम से कौन कौन से ऐसे विलयन है जो धनात्मक विचलन दिखाते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब समझिए धनात्मक विचलन कैसे दिखाएंगे। पहला पॉइंट समझिए, राउल्ट ने ये बताया था कि जो अवयव के एक के ऊपर लगने वाला आंशिक दाब होगा वो मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती। जब यहाँ से समानुपाती हटा था तो हमें कांस्टेंट मिला था P1 नॉट और x1 अपने स्थान पर। समझ रहे हैं बात? इसके बाद अगर मैं P2 के लिए लूँगा तो P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x2, फिर P2 इक्वल टू क्या होगा, P1, अच्छा P2 नॉट x2 होगा। समझ रहे हैं बात? तो अगर ये विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है अभी, तो अगर ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएगा तो P1 नॉट और x1 का जो समानुपात है, जो इसका क्या होगा, अनुपात होगा इसका, जो इसका क्या होगा, वैल्यू होगा, वो लेस देन होगा किसके, वाष्प दाब के। समझ रहे हैं बात? यानी कि अगर वाष्प दाब की वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए P1 नॉट x1 के कंपेयर में, तो इसका मतलब ये धनात्मक विचलन दिखाएगा। सेम यही लागू होगा किसके लिए, अवयव दो के लिए भी। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि जो वाष्प दाब होता है वो ज़्यादा होता है P1 नॉट x1 के, ये होगा अवयव एक के लिए, और P2 इज ग्रेटर देन होगा P1 नॉट x2 के। ये बात समझ में आई आपको? इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि जो A और A के बीच का आकर्षण होता है, मैंने आपको आदर्श विलयन में बताया कि A और A का आकर्षण जो है वो बराबर है B और B के आकर्षण के, वो बराबर है A और B के आकर्षण के। लेकिन मैंने अनादर्श विलयन में कहा कि A के बीच का जो आकर्षण है वो इक्वल नहीं है B और B के आकर्षण के, फिर इक्वल नहीं है A और B के आकर्षण के। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि जो A और A का आकर्षण है वो ज़्यादा हो जाए किसके कंपेयर में, A और B के आकर्षण से, जो A और A का आकर्षण है, समझ रहे हैं बात को, A और A के बीच का आकर्षण ज़्यादा हो जाए A और B आकर्षण के, तब ये क्या दिखाएंगे, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये भी लिख सकते हैं कि जो B और B के बीच का आकर्षण है, B और B के बीच का जो आकर्षण है ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये होगा ग्रेटर देन A और B के आकर्षण के। A और B आकर्षण के क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? A का आकर्षण ज़्यादा होगा AB से तो वो धनात्मक विचलन दिखाएगा, और B का आकर्षण ज़्यादा होगा AB के आकर्षण से तो भी क्या दिखाएगा, धनात्मक विचलन दिखाएगा। फिर अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये राउल्ट का नियम है, ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने P कुल निकाला था तो P कुल बराबर मैंने क्या किया था, P1 प्लस P2 किया था कि नहीं? हाँ बिल्कुल किया था मैं। तो P कुल क्या होगा, P1 नॉट x1 अब प्लस P2 नॉट x2 होगा। हाँ बिल्कुल सर यही होना चाहिए, होगा भी नियमानुसार। अगर मैं ये कहूँ
कि ये पी कूल क्या हो जाए, P1 नॉट x1 के गुणनफल और P2 नॉट x2 के गुणनफल के योग कर दें। तो अगर ये वैल्यू हमें ग्रेटर मिल गया तो इसका मतलब ये धनात्मक विचलन दिखाएंगे, अगर लेस देन मिला तो ऋणात्मक दिखाएंगे। तो हम यहाँ थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो P कूल है, जो P कूल है ये ग्रेटर देन है P1 प्लस P2 के, तब ये क्या दिखाएगा, धनात्मक विचलन। या फिर आप इसी को कह सकते हैं P2 इक्वल टू P1 और P2 की वैल्यू रखेंगे हम तो क्या होगा, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट क्या होगा x2। अगर धनात्मक विचलन है तो इक्वल ना लगा के क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन है किसके बराबर, अच्छा ये यहाँ P कूल रहेगा, ये P कूल होगा ग्रेटर देन P1 प्लस P2 के। ये बात समझ में आई आपको। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमने आपको ये बताया था कि जो डेल्टा H मिश्रण की वैल्यू होती है वो आदर्श विलयन में क्या था, इक्वल था 0 के, अनादर्श विलयन में 0 के इक्वल नहीं था। लेकिन अगर धनात्मक विचलन दिखाएगा राउल्ट के नियम से तो ये लेस देन होगा, अच्छा ग्रेटर देन होगा किसके कंपेयर में, 0 के। आदर्श विलयन में 0 के बराबर था, अनादर्श विलयन में 0 के बराबर नहीं था। इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 के। फिर फिफ्थ नंबर पे मैं क्या बताऊंगा आपको कि जो डेल्टा V मिश्रण की वैल्यू होती है ये लेस देन होती है किसके कंपेयर में, अच्छा ग्रेटर देन होती है 0 से। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोल्यूशन है हमारे पास जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएंगे। तो सबसे पहला मेथिल एल्कोहल CH3OH प्लस H2O, जो मेथिल एल्कोहल होती है ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाती है। इसके बाद जो एथिल एल्कोहल होती है यह भी राउल्ट के नियम से क्या दिखाती, धनात्मक विचलन दिखाती है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अच्छा, अब इसके लगे हाथ हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने कहा कि जो अनादर्श विलयन है ये 2 प्रकार का है। अनादर्श विलयन कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हो, और दूसरा मैं क्या बताया कि ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाते हो। तो चलिए अब हम देखेंगे कि जो अनादर्श विलयन इसके दूसरा प्रकार क्या है। तो मैं लिखूंगा कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। ऐसे कौन कौन से विलयन हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। सबसे पहला नंबर, अगर इसमें क्या है P1 इज ग्रेटर देन P1 और x1 के है तो इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट P1 इज लेस देन P1 नॉट x1, और इसी तरह से ये क्या होगा P2 इज लेस देन P2 नॉट x2 के होगा। अगर यहाँ पर क्या है ए का आकर्षण ज़्यादा है AB से तो दूसरे नंबर पर इसमें क्या होगा, ए के बीच जो आकर्षण होगा वो क्या होगा, ये होगा लेस देन AB आकर्षण के, AB आकर्षण, ठीक है। इसके बाद B का जो आकर्षण है, B का जो आकर्षण है ये क्या होगा, लेस देन होगा AB आकर्षण के। हाँ सर बिल्कुल एकदम सही है, होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने बताया P कूल क्या है, ग्रेटर देन P1 प्लस P2 के है। अगर किसी सॉल्यूशन का जो P कूल है ये क्या आ जाए, ये लेस देन आ जाए P1 प्लस P2 के,
तो इसका मतलब वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे। P1 और P2 की वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्या होगा, P कुल लेस देन P1 नॉट x1 अब प्लस P2 नॉट x2, यही होगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, डेल्टा H मिश्रण की वैल्यू 0 से क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें डेल्टा H मिश्रण की जो वैल्यू है ये क्या होगा, ये 0 से क्या होगा, कम होगा। फिफ्थ नंबर पे मैं लिखूंगा कि डेल्टा H मिश्रण, अच्छा डेल्टा H नहीं, डेल्टा V मिश्रण जो होगा ये क्या होगा, ये लेस देन 0 होगा। हाँ बिल्कुल होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये था अनादर्श विलयन क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आदर्श विलयन क्या होता है, इसमें बताया जो राउल्ट के नियम का पालन करते हो। इसके बाद मैंने आपको अनादर्श विलयन में बताया कि जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। आदर्श विलयन कब बनेगा, जब आकर्षण बल समान होगा, आकार समान होगा अणुओं का संरचना समान होगा, तब क्या बनेगा, आदर्श विलयन बनेगा। आदर्श विलयन के क्या गुण थे, राउल्ट के नियम का पालन करते थे। इसके बाद मैंने अनादर्श विलयन में बताया कि जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनादर्श विलयन कहेंगे। प्रॉपर्टीज क्या था, प्रॉपर्टीज ये था कि डेल्टा H मिश्रण की वैल्यू आदर्श विलयन में क्या था, 0 के बराबर था, अनादर्श विलयन में 0 के बराबर नहीं होगा, समझ रहे हैं। डेल्टा V मिश्रण की वैल्यू आदर्श विलयन में 0 के बराबर था, लेकिन अनादर्श विलयन में डेल्टा V मिश्रण की वैल्यू 0 से क्या होगा, बराबर नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। इसके बाद मैंने बताया कि जो अनादर्श विलयन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला वे अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएंगे। कौन कौन से हैं मैंने यहाँ लिखा, आपको समझाते हुए बताया। फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन से विलयन है जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे, वो यहाँ पर है डिटेल उसका। यहाँ तक आपको आई होप की बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सुंदर से नोट्स बनाते रहिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।